संगठन को कमजोर करने के लिए, कारण कि इनके पास जितने भी नेता आए हैं वो किसी भी माध्यम से 5 लोग उनके इर्द गिर्द नहीं है और वो इनके निवास के बाहर नेता हैं ही नहीं, उनको कोई नेता मानता ही नहीं। इनके निवास में आने के बाद क्योंकि उनके पास संगठन का पद है, नेता मानना मजबूरी है, अपने कर्मों से वो नेता नहीं है। मैं आस्थापना दिवस के रूप में यह दोनों ताकत अगर एक था और एक आज भी है, कार्यकर्ता वही है जो रामविलास पासवान जी को विचारों को मानने वाले थे। आज कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि इस चौराहे से मैं कौन से रास्ते पे जाऊं, दाएं जाऊं या बाएं जाऊं। दाएं जाए तो नदी है, बाएं जाए तो खाई है। आज कार्यकर्ताओं के लिए इन्होंने एक मुसीबत की चुनौती दे दिया है, निर्णय लेने की चुनौती दे दिया है। और निश्चित रूप से यह व्यक्ति सभी जानते हैं कि जो युवा है वो लंबे संघर्ष का, लंबे रेस का आदमी है। मंच पे जितने लोग बैठे थे वो सभी आर्टिफिशियल नेता हैं, किसी की नेता का कोई औकात नहीं है। और वह नेता जितने भी मंच पे बैठे थे, भविष्य में ना वो वार्ड अध्यक्ष रहा है, ना ब्लॉक अध्यक्ष रहा है, ना जिला अध्यक्ष रहा है, सीधा और सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ रामविलास पासवान जी के विचारों को बेचने के लिए और सपनों को दिखा करके लोगों को ठगने के लिए, गुमराह करने के लिए वो टीम बैठी थी। वहां जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आज हमारे साथ में फिर से मौजूद हैं सुभाष बिहारी जी। सुभाष बिहारी जी, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी 2 भागों में विभाजित हो गई है, इसका मूल कारण क्या है, मूल रहस्य क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, मुझे जहां तक लगता है हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी और इससे पहले जो पार्टी के संस्थापक, दलित सेना के संस्थापक, जन जन के नेता, देश के महान नेता रामविलास पासवान जी जब तक हम लोगों के बीच में जीवित रहे, उनके जो अपना व्यवहार और उनकी गरिमा थी, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने में संगठन तैयार हो गया। लेकिन उस संगठन में कुछ लोग, अवसरवादी लोग भी संगठन में आ जाते हैं, सभी संगठन में आते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी में भी आए। चाटुकारिता आज की डेट में हर राजनीतिक पार्टी में होता है। जो संघर्ष करने वाले लोग होते हैं, जो वैचारिक लोग होते हैं, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, वो चाटुकारिता में विश्वास नहीं रखता, ना उसके पास समय है। कुछ लोग जो अवसरवादी लोग होते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी मकसद से संगठन में जुड़ते हैं, तो वही लोग चापलूसी करते हैं, वही लोग एक दूसरे का कानाफूसी करते हैं। हमारे नेता जब तक रामविलास पासवान जी रहे तो सारा डिसीजन उनका होता था। उनके छोटे भाई भरत के जैसे रामचंद्र पासवान जी, राम और भरत का जो भाई प्रेम है, वो प्रेम रामचंद्र पासवान जी हमेशा रामविलास पासवान जी के साथ निभाते थे और ये पूरा देश जानता है। पशुपति कुमार पारस जी बिहार की राजनीति करते थे, यह बिहार में होते थे। कुछ समय पूर्व इनको बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले दलित सेना का भी ये प्रदेश अध्यक्ष रहे। और रामविलास जी के छोटे भाई हैं, व्यवस्थापक हैं, तो निश्चित रूप से संगठन में जो कार्य करने वाले लोग हैं वो पशुपति कुमार पारस जी के संपर्क में थे और अगर संगठन में रहना है तो संपर्क में रहना होगा। ऐसी संगठन की व्यवस्था है। पूरे देश के जो अलग अलग राज्य के लोग थे वो माननीय रामविलास पासवान जी से जुड़े हुए थे। रामविलास पासवान जी अगर किसी कारणवश व्यस्त होने के कारण समय नहीं दे पाते थे तो वो लोग अपनी बातें रामचंद्र पासवान जी के पास रखते थे। रामविलास पासवान जी के नहीं होने के बाद वो लोग अपना विचार किनके साथ साझा करें, ये बड़ी एक कठिनाई थी। और निश्चित रूप से चिराग पासवान जी ने
जो चापलूस लोग, अवसरवादी लोग थे, इन पे अंकुश लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी रोज संगठन में शिकायतें होती थी। उधर जब उन्होंने अंकुश लगाना शुरू कर दिया तो वह लोगों को जब वो जमीन खिसकती हुई लगने लग गई, जहां से उनकी दाल रोटी चलती थी, ऐसे सभी चापलूस लोग हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी के इर्द गिर्द आने लग गए, इनके संपर्क में आ गए और वहां की सारी शिकायतें यहां और यहां की सारी शिकायतें वहां करके ये पारिवारिक दरार लाने वाला, परिवार में ना तो चिराग जी परिवार को छोड़ना चाहते थे, ना पशुपति कुमार पारस जी छोड़ना चाहते थे, क्योंकि परिवार में एक संस्कार और संस्कृति जो बड़े छोटे का आदर का था, वो इस परिवार से बेहतर आदर मैंने कहीं और नहीं देखा है। लेकिन इन चापलूसों के कारण, ये अवसरवादी लोगों के कारण, इसमें छोटे नेता भी बड़े नेता भी वह परिवार की दूरी और दरार बना दी, जिससे संगठन दो भाग में हो गए। निश्चित रूप से दो भाग में होने के बाद अक्सर लोग पशुपति पारस जी के खेमे में इसलिए आए कि इनके पास एक बेहतर अनुभव था, एक सूझबूझ थी, और लोगों को लगा कि रामविलास पासवान जी के बाद 40-45 साल का जो अनुभव है इनके पास, तो ये एक बेहतर सूझबूझ के साथ राजनीति को आगे ले जाएंगे। समाज की भावनाओं को, दर्द को, हर चीज को ये भली भांति जानते हैं। लेकिन जो चापलूस लोग थे, उन्होंने इनको चित्रहार और पिक्चर देखने के अलावा कहीं बाहर निकलने ही नहीं दिया। भूंजा और हरी मिर्ची के अलावा इनको बाहर निकलने ही नहीं दिया। और चिराग पासवान जी को अगर आज उभरता हुआ नेता लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है, बिहार देख रहा है, समाज देख रहा है, तो मुझे लगता है उनको नेता बनाने में भी अहम भूमिका पशुपति कुमार पारस जी की है। क्योंकि जब दल टूटा, जब दल टूटने के बाद एक चुनौती उनको मिला, तो चुनौती को स्वीकार करते हुए उस संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार में घूमा, पूरे बिहार की समस्याओं को खूबी नजदीक से देखा, लोगों के बीच में गए, तो लोगों का झुकाव रामविलास पासवान जी के पुत्र होने के कारण, और समाज में जो लोग जाएगा, जो समाज में घूमेगा, जो समाज में काम करेगा, निश्चित रूप से ऐसे लोगों की समाज में नजदीकियां बढ़ेगी। वो नेतृत्व उनका निखरा, और उनके पास जितने भी लोग आए, उनके संघर्ष यात्रा में नेताओं का, कार्यकर्ताओं का भी संघर्ष रहा। तो निश्चित रूप से उनके पास संघर्ष करने वाली टीम है। इनके पास बातों में उलझा करके और संगठन को कमजोर करने के लिए, कारण कि इनके पास जितने भी नेता आए हैं, वो किसी भी माध्यम से 5 लोग उनके इर्द गिर्द नहीं है, और वो इनके निवास के बाहर नेता है ही नहीं, उनको कोई नेता मानता ही नहीं। इनके निवास में आने के बाद, क्योंकि उनके पास संगठन का पद है, नेता मानना मजबूरी है, अपने कर्मों से वो नेता नहीं है। ऐसे टीम आज आकर के पशुपति पारस जी का पूरा करने जो सेनापति लाख अनुभवी हो, लाख बेहतर हो, अगर उसके पास सेना संघर्ष करने वाला ना हो, तो निश्चित रूप से उसकी हार सुनिश्चित दिखाई देता है। और इस कर्म में उनके जितने भी चापलूस हैं, वो अपने नाकामी को नहीं परोसेंगे। मुझे मालूम है कि इस परिवार के 2 भागों में बंटने से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा, तो वो उभरता हुआ सितारा प्रिंस राज जी का होने वाला है। और ये जितना भी नाकामी का ढिंगरा फूटेगा, वो सभी ढिंगरा हमारे युवा उभरता हुआ नेता प्रिंस राज जी के माथे ये फोड़ेंगे। कोई भी कार्यकर्ता दिल्ली में बैठने वाला, बिहार में बैठने वाला, या किसी राज्य में बैठने वाला, सिर्फ और सिर्फ अपने पद का एक सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हैं। समाज में कोई काम किसी ने किया हो, परिवार बंटने के बाद, किसी चीज के बाद, तो आप बताएं। सदन में अगर किसी ने कोई आवाज उठाया हो तो बताएं। अब बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्रिंस राज जी हैं।
लेकिन बिहार प्रदेश में संगठन के द्वारा पुण्यतिथि और जयंती के अलावा कोई कार्यक्रम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं कर पाई है। ना इन्होंने कोई कार्यक्रम की योजना बना पाया है, ना समाज का कोई मुद्दा लेकर के समाज में जा पाया है। आज जितने भी लोग हैं बरसों से जो रामविलास पासवान जी के साथ जुड़े हुए थे, वो व्यक्ति पशुपति कुमार पारस जी के साथ भी जुड़े हैं और वह व्यक्ति पशुपति पारस जी को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि आज की तारीख में भी वो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार है। बिहार का युवा नेतृत्व चिराग पासवान जी के साथ जुड़े हुए हैं। जो रामविलास पासवान जी के विचारों में आस्था रखने वाले लोग हैं, वह संघर्ष करने वाले लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। और जो चूड़ा भूजा हरी मिर्ची खाने वाले लोग हैं, जो चापलूसी करके अपनी दुकान चलाने वाले लोग हैं, वह फिर पशुपति पारस जी के साथ लगे हैं। और पशुपति पारस जी के पास इतना विशाल अनुभव, व्यक्ति की पहचान रखने वाला अनुभव, किस आदमी को क्या कार्य कर सकता है और किसको क्या कार्य दे, ऐसे महान नेता को अगर दीमक के जैसे चाट रहा है, तो यहाँ दिल्ली से लेकर के बिहार तक जो चापलूसों की टीम इनके इर्द गिर्द लग गया है, वह चाट रहा है। और हमें तकलीफ इस बात की है कि आज पटना में आस्थापना दिवस के रूप में यह दोनों ताकत अगर एक था और एक आज भी है, कार्यकर्ता वही है जो रामविलास पासवान जी को विचारों को मानने वाले थे। आज कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि इस चौराहे से मैं कौन से रास्ते पे जाऊं, दाएं जाऊं या बाएं जाऊं। दाएं जाए तो नदी है, बाएं जाए तो खाई है। आज कार्यकर्ताओं के लिए इन्होंने एक मुसीबत की चुनौती दे दिया है, निर्णय लेने की चुनौती दे दिया है। और निश्चित रूप से यह व्यक्ति सभी जानते हैं कि जो युवा है वो लंबे संघर्ष का, लंबे रेस का आदमी है, जिसके पास एक उम्र का तजाजा हो गया और उसके पास एक आंदोलन करने का टीम नहीं है। तो जब आपके पास सेना नहीं होगा, सेनापति जितना मर्जी अनुभवी हो, उस टीम की हार सुनिश्चित है। वो हार हमारे नेता का नहीं है, उनके इर्द गिर्द जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनकी वजह से है। मंच पे जितने लोग बैठे थे वो सभी आर्टिफिशियल नेता हैं, किसी की नेता का कोई औकात नहीं है। और वह नेता जितने भी मंच पे बैठे थे, भविष्य में ना वो वार्ड अध्यक्ष रहा है, ना ब्लॉक अध्यक्ष रहा है, ना जिला अध्यक्ष रहा है। सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ रामविलास पासवान जी के विचारों को बेचने के लिए और सपनों को दिखा करके लोगों को ठगने के लिए, गुमराह करने के लिए वो टीम बैठी थी, जिसको हमारे पशुपति कुमार पारस जी नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे नेता नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ता जो संघर्ष करने वाले थे, जो अपने भगवान और अपना आदर्श मानने वाले कार्यकर्ता थे, उनका दिल दुखता है कि इतना अनुभवी नेता के इर्द गिर्द ये चोर चंडाल जो बैठ गए हैं, इनके कारण पशुपति कुमार पारस जी का दिशा बेहतर नहीं होने वाला है। भीड़ जो जुटी थी वह भीड़ पूरे देश के, पूरे जिले के थे, लेकिन चुनाव एक लोकसभा क्षेत्र में होता है। अगर वो लोकसभा का क्षेत्र आपके पक्ष में, आपके विचारों में, आपके आदर्श में विश्वास रखते नहीं है, तो वह भीड़ किसी काम का नहीं है। भीड़ मदारी भी लगा लेता है, लेकिन संघर्ष करने वाला, लड़ने वाला अगर 5 आदमी हो तो वो बहुत कामयाब हो सकता है। आदर्श और विचार को मानने वाले लोग नहीं है, संघर्ष करने वाले लोग नहीं है। एक चिराग पासवान जी का संघर्ष यात्रा अगर रहा, तो उस यात्रा में लोगों का संघर्ष करने वाले जो कार्यकर्ता थे, चलते चलते वो भी नेता बन गए, उसमें भी संघर्ष करने की क्षमता आ गई। संघर्ष से गुण होत है, संघर्ष से गुण जात, दूध बांस मिश्री एक साथ विकार। जैसे लोगों के साथ आप बैठेंगे वैसे विचार होगा। जैसे लोगों को आप बुद्धिहीन व्यक्ति को अपना मित्र बोलेंगे, जिसको कपड़ा धोने का और गिलास धोने का औकात नहीं है, आपके पास कौन व्यक्ति है जिसके पास नेतृत्व करने की क्षमता है, समाज के प्रति किसी मुद्दे पर विचार या बात करने का ताकत है, उस व्यक्ति को मेरे साथ बिठाइए। मैं भी उनके साथ काम किया और मुझे दुख इस बात का है कि उनके पास एक भी व्यक्ति विचारक नहीं है, एक भी आदमी सामाजिक नहीं है, एक आदमी भी संघर्ष करने वाला नहीं है। जो भी है वो रामविलास पासवान जी के सपनों का सौदागर है।
सर, आप दिवंगत रामविलास पासवान जी के मतलब बहुत ही ज़्यादा करीब रहे हैं और उनकी पार्टी को बहुत करीब से, जैसे कि आप अपना व्यक्तिगत मान के पूरा जीवन आपने संघर्ष में निकाल दिया और आप गहन मुद्दों को जानते हैं, पार्टी की पूरी बारीकी जानते हैं। बिहार अपडेट्स लोक जनशक्ति पार्टी का क्या है वो पूरी जानकारी आपके पास है। क्या हमारे दर्शकों को ये बताने का, जैसे आपने बहुत कुछ विस्तार बता दिया, लेकिन फिर भी चाचा भतीजा का जो पारिवारिक विवाद है, इसमें पहल किसने की और कौन हार के कगार पर है? देखिए, सनमाइका और प्लाई का जो पकड़ होता है वह पकड़ फेविकोल बनाता है। जब आप चापलूसों की बात, अवसरवादियों की बात सुनना शुरू कर देंगे और वह उसको ये पता लग जाए कि मेरी औकात परिवार में दरार डालने की है, मैं उस पक्ष को भी और इस पक्ष को भी अपने बातों में से गुमराह कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से पारिवारिक, चाहे वो बेटा बाप का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, चाचा भतीजा का रिश्ता हो, उसमें दरार पड़ना स्वाभाविक है। और यह काम मैं देखता हूं क्योंकि मैंने अपने नेता पशुपति कुमार पारस जी के साथ काम किया है। परिवार के विषय पे जैसे ही कोई बोले उसकी जुबान पकड़ के खींच लेना चाहिए कि तुम हमारे परिवार के बारे में मुझे कैसे बता रहे हो। उसकी औकात नहीं होनी चाहिए कि परिवार के बारे में ये उसकी चुगली करे, वो उसकी चुगली करे। यह हम दोनों पक्ष को कहते हैं और यह दोनों की कमियां रही है कि ऐसे चापलूसों की बात सुन करके रामविलास पासवान जी के विरासत को खंडित करने का काम किया है। आज दिल्ली और पूरे देश में एक मैसेज जाता अगर ये दोनों परिवार मिल करके उनकी स्थापना दिवस को मनाते। बेटा चिराग पासवान जी अपने पिता की विरासत, राजनीतिक विरासत को बचा पाएंगे या धूमिल होने देंगे? देखिए, लंबे समय तक वो भी नहीं बसा पाएंगे, कारण कि उनके साथ भी जो लोग लगे हैं वो बहुत अच्छे वाले लोग नहीं लगे हैं। उनको शक विक्षिप्त कर रही है? बिल्कुल कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, इसमें दो बात नहीं है। वो संघर्ष अपने तौर तरीके से कर रहे हैं और संघर्ष करने वाले के पास धीरे धीरे अनुभव आ जाता है, अच्छे बुरे की पहचान आ जाती है। कुछ समय उनको धोखा खाएंगे वो, उसके बाद उनमें एक बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति वो बनेंगे। रामविलास पासवान जी ने समय समय पे जो संघर्ष किया है, उनके पुत्र हैं तो घर में परिवार में रह करके उन्होंने अपनी उम्र की जो सीमा है वो पूरे सीमा में रामविलास पासवान जी के कार्य करने को उन्होंने नज़दीक से देखा है, नज़दीक से समझा है। और रामविलास जी के पुत्र अगर हैं तो निश्चित रूप से वो गुण उनमें आएगा। पारिवारिक विवाद का लोक जनशक्ति पार्टी पर एक बुरा असर आ रहा है, आपकी बातों से ऐसा स्पष्ट होता नजर आ रहा है। साथ ही पशुपति पारस जी लोकप्रिय ज्यादा हैं जनता के बीच में या चिराग पासवान जी ज्यादा लोकप्रिय हैं जनता के बीच? देखिए, पशुपति कुमार पारस जी एक योजनाबद्ध काम करने वाले लीडर हैं। जमीनी काम इन्होंने नहीं किया है। या आर्किटेक्ट के जैसे नक्शा बना सकते हैं, बढ़िया भवन बने, उसके बेहतर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन चुनाई भी यही करेंगे ऐसा नहीं है। और ड्राफ्टिंग बहुत बेहतर हो, अगर चुनाई करने वाला मिस्त्री बेहतर नहीं हो तो वो भवन का सत्यानाश हो जाएगा। और वही उनके साथ क्या चिराग पासवान जी कुछ इसमें खासी भूमिका? चिराग पासवान जी प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। एक इंजीनियरिंग करता है, प्रैक्टिकली करता है, एक इंजीनियरिंग करता है, थ्योरी करता है। तो जो प्रैक्टिकल रहा है वो ज्यादा अनुभवी होगा ना, वो प्रैक्टिकली कर रहा है। प्रैक्टिकली रामविलास पासवान जी करते थे, ये उस प्लानिंग को करके, ड्राफ्टिंग को करके उसको सफल कर देते थे। और सफल करने की आज भी क्षमता पशुपति जी में है। लेकिन अगर फील्डिंग करने वाला हर कार्यक्रम का निर्णय लेने में आप प्रिंस जी को ऐड करते तो प्रिंस जी के पास भी एक संघर्ष करने का निखार आता, नेतृत्व का निखार आता। प्रदेश अध्यक्ष बनाए उनको, प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद आपके पास जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो बैठ के निर्णय लेता है। आज तक कोई भी कार्यक्रम एक बार में निर्णय नहीं हो पाया। वह कार्यक्रम 3 बार कैंसिल हुआ, 3 बार फेल हुआ, तारीख फेल हुआ। कारण कि आपके पास ठोस निर्णय लेने वाला, संकल्प लेने वाला किसी में ताकत नहीं है, किसी में कलेजा नहीं है। जी,
सामने स्क्रीन पर हमारे साथ में लगातार हैं इस मुद्दे पर सुभाष बिहारी जी, जो कि राजनीतिक और संघर्षशील व्यक्तित्व हैं। प्रिंस जी के साथ ऐसा स्थिति हो गया है, सेनापति तो बना दिया, हाथ पीछे बांध दिया गया, हथियार है नहीं, और लड़ाई का एक मैसेज दे दीजिए हमारा सेनापति है, वो लड़े कैसे? और उसके पास सेना कौन है? चाहे तो सेना बनाने का उसको खुद चार्ज कीजिए, सेना वो अपने हिसाब से रखेगा, सेना आपने रख दिया, वो आपके पुराने हैं, वो संस्कारी पुत्र है रामचंद्र पासवान जी का। मैंने बोला ना, रामविलास पासवान जी के पूरे परिवार में संस्कार का एक गरिमा था। प्रिंस जी उस गरिमा को मानते हैं, किसी को चाचा के रूप में देखते हैं, किसी को अंकल के रूप में देखते हैं, वो कार्यकर्ता के रूप में कहां देख पाता है बेचारा? उसको चाहे तो खुद निर्णय लेने दीजिए। और ये सारे चीज में हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी भारत सरकार के भी मंत्री रह गए, बिहार सरकार में भी 3 बार मंत्री रहे और 7 बार विधायक रहे। उनका राजनीतिक सफर बहुत अच्छा रहा, लेकिन आने वाले जनरेशन में उभरते हुए प्रिंस राज में इनके ऊपर ग्रहण के रूप में ये चापलूसों का ग्रहण लग गया। सर, आप पार्टी के बहुत ही करीबी, बहुत खास इंसान रहे हैं, अच्छे जानकार हैं और अच्छी सूझबूझ और समझ रखते हैं, संघर्षशील भी है, जनता से आपका गहरा लगाव है, मुद्दों पर आपकी पकड़ है। बावजूद इसके आपने लोक जनशक्ति पार्टी, आपके प्रिय आदर्श नेता की पार्टी से आपने रिजाइन क्यों कर दिया सर? इसका क्या मूल रहस्य रहा, क्या कारण रहा? मैंने क्या बोला? आपको हटाया गया? नहीं, मुझे हटाने वाला कोई ऐसा कार्य ही हम नहीं करते जिससे मुझे हटाया जा सके। ना हमारे कार्यकर्ताओं में, ना हमारे द्वारा समाज में, और ना हमारे द्वारा नेता में बेईमानी होती है। हम सोच संयम के साथ संघर्ष करते हैं और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। वहां जितने लोग बैठे हैं वो सभी लोगों का काम ही है एक दूसरे का चुगली करना, और काम करने वाले लोग उनको पसंद इसलिए नहीं है, रेस के घोड़े पे वही सवारी कर सकता है जिसके रीढ़ में ताकत हो। वहां जिया लाल जी के जैसे एक अपराधी सलाहकार होंगे, वो भारत सरकार के मंत्री के मित्र होंगे, तो वहां काम करने वाले वैचारिक लोगों का कोई काम नहीं है। आप कहते हैं कि सौरभ पांडे ने चिराग को गुमराह किया जिसकी वजह से संगठन में दरार आई। वो बच्चा है, उससे गलती हो सकती है, और मुझे लगता है कि हो सकता है सौरभ पांडे उसको गलत दिशा निर्देश देता हो। आप एक 45 साल का अनुभवी विश्व पितामह राजनीति के जियालाल, एक अपराधी जो अपने पुत्र वधू के रूप में समाज की बेटी को जला के मार दिया हो, ऐसे अपराधी को आपने शरण क्यों दिया है? ऐसे क्या उसके पास सूझबूझ है जिसको आप नहीं निकाल करके, जो आपके संगठन के लिए पूरा समर्पित हो विचारों से, आर्थिक से। मुझे दुख उस दिन हुआ जिस दिन रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण से सम्मानित भारत सरकार ने किया। हमने भी भारत सरकार का आभार प्रकट किया, लेकिन हमने यह मांग किया कि हमारे नेता का जो कद है, हमारे नेता का जो दायरा है, वो भारत रत्न से इनको नवाजा जाए। और इस मांग को लेकर के हमने शिष्टाचार अपनी धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे रखा, और वह मांग हमने 2022 में भी रखा। 2022 में भी इस बुद्धहीन व्यक्ति के द्वारा, जियालाल के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के पास जितना ज्ञान और रामविलास पासवान जी को अपना भगवान मानने वाले लोग, भारत रत्न की मांग दलित सेना और लोक जनशक्ति पार्टी से नहीं होगा, यह कह करके मुझे मना कर दिया गया। लेकिन हम रामविलास पासवान जी के सच्चे सिपाही हैं, और जब तक जिएंगे उनके आदर्श और उनके विचारों का कद्र करेंगे, उनका सम्मान करते हुए समाज में सेवा करेंगे। हमने भारतीय सूचित सेना, जो हमारा गैर राजनीतिक संगठन था, जब हम 2004 में निष्कासित हुए थे, उस बैनर के माध्यम से किया। और इन नालायकों ने, जो रामविलास पासवान जी के नाम का रोटी खा रहा है, रामविलास पासवान जी के सपनों को बेच रहा है, वहां की महिलाओं को अपमानित कर रहा है, खाने के पत्तल पर से उठा रहा है, ऐसे लोगों को आपने क्यों रखा है? और निश्चित रूप से मैं अभी तेलंगाना के चुनाव में व्यस्त था। जियालाल को कोई नहीं बचा सकता है, चाहे
बाबा साहब के संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो भारत सरकार का मंत्री हो, चाहे वो खेत में मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो। हम निश्चित रूप से जो इनके पुत्र उस केस के मुद्दालय हैं वो कोर्ट में क्यों नहीं पेश हो रहे हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ घर की कुर्की जब्ती क्यों नहीं हो रही है, ऐसे घर को आप जब्त क्यों नहीं कर रहे हैं। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम भारतीय शोषित सेना जैसे रामविलास पासवान जी को विचारों को लेकर भारत रत्न को लेने के लिए संकल्पित है, ऐसे ही जियालाल अपराधी को जेल भेजने के लिए भी संकल्पित है। और इस कार्यक्रम के बाद हम पूरा जोर से लगेंगे और महिला सम्मान के लिए जितने भी संगठन, महिला को न्याय दिलाने के लिए जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, सबको आमंत्रित करके इस मुद्दे से अवगत कराएंगे और इनको जहां होना चाहिए वहां पहुंचाएंगे। जियालाल जी के पुत्र बधू के हत्या के बारे में आप अक्सर बात करते, जिक्र करते हैं मीडिया में। सर मैं इस पर जानना चाहूँगा, क्या ऐसा कोई ऐसा प्रमाण है कि ये इससे जाहिर होता हो कि जियालाल जी ने ही ये इस हत्याकांड को? न्यायपालिका में विषय चल रहा है, आप ये न्यायपालिका संतुष्ट होगा। निश्चित रूप से वह लड़की इनके घर में जल के मरी है, इनके बेटे ने जलाया, इनकी पत्नी ने जलाया, इन्होंने जलाया या इनके परिवार के अन्य और लोग उसमें शामिल हुए, यह जांच का विषय है, यह कोर्ट तय करेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो भारत सरकार के मंत्री के पास बैठता हो, भारत सरकार के मंत्री के मंच पे बैठता हो, भारत सरकार का मंत्री अपना मित्र कहता हो, तो क्या इस केस को बाधित करने का एक बहुत बड़ा आधार नहीं? और उस परिवार को समझौते के लिए लालच दे रहा हो, दबाव दे रहा हो, वह व्यक्ति एक साधारण परिवार से है और आप भारत सरकार का दोष देकर के उस केस को बाधित कर रहे हैं। और कानून अभी तक जो काम करना चाहिए वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? सरकार और कानून को हम उनके पास इस साक्ष्य को रख करके उनका नजरिया, उनका ध्यान इस केस की तरफ लाएंगे, और जिस दिन ध्यान इस केस की तरफ आ गया, इसको कोई नहीं बचा सकता तिहाड़ जाने से। शोषित सेना का आप काफी समय से सर काम कर रहे हैं, और शोषित सेना और राजनीति दो तरफ आप चलते हैं, क्या दोनों कहीं पे एक हैं? समाज को सुधारने के लिए दोनों पहलू हैं, जैसे दिन है और रात है, शोषित और शोषक है। अगर शोषक नहीं होगा तो शोषण किसका करेंगे? गरीबी और अमीरी है, तो राजनीति भी सामाजिक संगठन और राजनीति जब तक नहीं होगा तब तक आप दिशा को संतुलित नहीं कर पाएंगे, समाज को संतुलित नहीं कर पाएंगे। सिर्फ राजनीति में अगर होंगे तो आप में द्वेष होगा। राजनीति में रहते हुए अगर आप समाज को नजदीक से सामाजिक संगठन के माध्यम से समाज के साथ जोड़ेंगे तो आप विषय वस्तु को बेहतर तरीके से जानेंगे, मुद्दे को जानेंगे और उस मुद्दे पे आप बेहतर काम कर पाएंगे। सर आप एक अच्छे, मतलब एक कहें तो भीष्म पितामह की भूमिका निभा रहे हैं लगातार राजनीति में। आप एक अच्छे नेता के रूप में उभर कर शोषित सेना भी आप चला रहे हैं काफी टाइम से, और आप चप्पे चप्पे में जाते हैं, कोने कोने में जाते हैं। आपने कई बार दिल्ली पोल खोल अभियान यात्रा भी की है, मीडिया की देख रहे हैं लाइव वीडियोस पर। बावजूद इसके मैं एक छोटी सी बात कही, आप एक अच्छे नेता के रूप में मौजूद हैं, बावजूद इसके आप राजनीति में उभर कर सामने क्यों ना आ सके? लोगों ने नहीं आने दिया या आप अपनी इच्छा से नहीं आए? देखिए, आज मणिपुर में बेटियों को नग्न करके घुमाया गया और वह बेटी आदिवासी दलित महिला थी। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति के चेहरे पे पेशाब करता पूरा देश देखा। आरक्षित सीट से 131 एमपी जीत के आते हैं लोकसभा में, उसमें से कितने दलित, कितने आदिवासी ने इस मुद्दे को उठाया? मैं अगर किसी पार्टी के माध्यम से सदन में जाऊंगा तो सदन का बंधुआ मजदूर बन जाऊंगा। आज संगठन में जो मैंने दलित सेना को ही छोड़ा, वह बंधुआ मजदूर सुभाष बिहारी नहीं है। हम आत्मा से, दिल से संगठन के संदेश को और अपने नेता के स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से सेवा कर सकता हूं, लेकिन बंधुआ मजदूर बन करके नहीं रह सकता।
तो ऐसे विचारक सदन में कम पहुंचते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि नेता मात्र जिला पार्षद, विधायक, MP बनना ही नेता नहीं है। नेता मानना जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जिसमें सामाजिक मुद्दा उठाने का क्षमता हो, जिसमें समाज की बात करने की ताकत हो, नेता वही है। और सुभाष बिहारी जब से जन्मा जन बीच रहे, जन ही मेरा जीवन है, जीवन से कट के जीना क्या कोई जीवन है। नेता तो मेरे पिताजी माताजी ने पैदा होते ही नाम रख दिया था सुभाष। तो मैं पैदाइशी नेता हूँ। घर में भी मुझे बचपन से नेताजी बोलते थे। आज भी मैं जब रोड पे चलता हूँ, किसी मोहल्ले में जाता हूँ, किसी समाज में जाता हूँ, तो विधायक को यहाँ नेता नहीं बोलते हैं, MP को नेता नहीं बोलते हैं, लेकिन सुभाष बिहारी को आज भी समाज नेता के रूप में मान रहा है। तो मेरी जो पहचान है, मेरा जो कार्य करने का तरीका है, मुझे इसमें बहुत संतुष्टि है। बहुत लालच मुझे नहीं है कि मुझे विधायक के रूप में जाने, मुझे नेता के रूप में जाने। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है सर, सबकी अपनी अपनी राय है। शुक्ला का घर क्या दोषी था? सरकार ने जो भी फैसला लिया, उसका घर गिरा दिया गया, लेकिन शुक्ला को ही क्यों नहीं दंडित किया गया? उसके घर का क्या दोष था, उसके परिवार का क्या दोष था जो उसने किसी बच्चे के ऊपर, आदिवासी बच्चे के ऊपर जो पेशाब कर दिया था? देखिए, वह घर जो गिराया गया, सरकार तब तक आंख बंद करके, सरकार का कानून का जो प्रतीक है, आप देखते हैं कि आंखों पे पट्टी है और तराजू दोनों खाली है। तो कानून के दायरे में सारे संविधान में दिया गया है, लेकिन कानून अंधी है। जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे, तब तक यह देश है कर प्रशन कर करप्शन। आज सबसे ज्यादा करप्शन जहां से कानून बनता है, वहीं करप्शन सबसे ज्यादा है। और जिनके द्वारा कानून बनाया जाता है, वही सबसे बड़े अपराधी हैं। तो ये अंधा कानून जो फिल्म आपने देखा था, वो किसी न किसी स्टोरी पे, किसी न किसी कहानी पे तो बना होगा। तो समाज में जितने भी संघर्षशील लोग थे, वो सब शहीद हो गए। लेकिन जितने चापलूस लोग थे, आज सभी वो लोग सत्ता पर काबिज हो गए। आज हमारे बिहार में 6 आरक्षित सीट है। 3 सीट एक परिवार के पास सदियों से है, कोई वर्ष से है। उसके बाद भी बिहार में दलितों का, वंचितों का जो उत्पीड़न हो रहा है, फोटो शूट कराने के लिए कोई पक्ष चले जाते हैं ताकि समाज का एक सहानुभूति हम ले सकें, समाज को गुमराह कर सकें। लेकिन जिस परिवार के साथ उत्पीड़न होता है, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सदन में इनकी क्या कार्रवाई है? इसी शोषक और शासक आज भी वहीं उसी एंगल पर मौजूद हैं, और वही आप वाली बात जो अभी आपने मुद्दा कहा कि वहीं के वहीं हैं दोनों के दोनों, और दोनों में कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा संविधान के बावजूद। इसमें चेंज कैसे आएगा सर? आप कह रहे? इसमें चेंज आएगा हमारे जैसे यह देश में, हम अपने आप को नहीं कह सकते कि हम ही बहुत बड़े विचारक हैं। देश में जितने भी विचारक सही बात, सही दिशा देने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जिस समाज को दिशा देने के लिए वो संघर्ष करता है, वही व्यक्ति दिशा विहीन हो जाता है। और समाज में कुछ तो कमी है, जिस कमी के कारण मुगलों ने शासन किया, जिस कमी के कारण अंग्रेजों ने शासन किया। तो हमारे खून खून में चापलूसी और मुंह देख करके, ताकत को देख करके बात करने वाले प्रतिष्ठा स्वभाव है लोगों का, वो जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। मान्यवर साहिब कांशीराम जी वाली बात आ गई, चमचा युग वाली बात आ गई। आपके बातों से वही बात आ रही है कि भाई चमचा युग यानी चापलूसी के माध्यम से ये देश सदियों से बर्बाद होता है और आज भी हो रहा है। आप जिसको जागरूक करते हैं, जिस कार्यकर्ता को हम लोग डेवलप करते हैं, समाज में चापलूसी के खिलाफ लड़ने का अभाव में स्वभाव बदलता है। वही कार्यकर्ता जिस विषय की आप लड़ाई जीवन भर लड़ते हैं,
वह कार्यकर्ता ही उसी चौराहे पे खड़ा मिलता है आपको। तो यह समाज की व्यवस्था। सेम टेंडेंसी जो है शुक्ला का घर जो दोषी पाए जाने पर, मतलब शुक्ला का परिवार दोषी अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह घर तो टूटना चाहिए था, लेकिन गलत समय पे टूटा। इसलिए लोगों में संदेश गया कि शुक्ला का घर आदिवासी के चेहरे पे पेशाब करने के कारण टूटा। वो कारण नहीं था। शुक्ला का घर जो था वो अन्य कारणों से ये टूटा कि उसकी वो प्रॉपर्टीज अपनी थी नहीं। वो वहाँ के राज्य सरकार की जमीन थी, जिसके कारण जो राज्य सरकार की जमीन पे घर बना था वह हिस्सा तोड़ा। अच्छा, लेकिन लोगों में एक डर ये व्याप्त हो गया क्योंकि लोग विचार विमर्श करते हैं। तो राजनीति में तो आज भ्रमित करने का है ना, हमने उसको ये दंड दे दिया। शुक्ला का घर टूटा है, ऐसे अन्य मामलों में औरों के घर न टूटे। देखिए, कानून में कहीं प्रावधान नहीं है कि अगर हम 5 भाई हैं, अगर गलती हम करते हैं तो उसका चार्ज जो है वो चारों को मिले, ऐसा नहीं है। कानून संविधान ये कहता है कि जो दोषी है उसके खिलाफ जितने कठोर से कठोर कानून आप बना सकें उनको दंडित कीजिए, उनको सजा दीजिए और समाज को एक संदेश दीजिए। लेकिन समाज को गुमराह और समाज का ध्यान भटकाने के लिए एक विषय को तेलंगाना में जो रेड्डी परिवार की लड़की का रेप हुआ था उसमें 4 दोषी लोगों को एनकाउंटर कर दिया, जबकि वह दोषी जो 4 पकड़े गए थे वो उठाए गिरे, लोगों को पकड़ के पुलिस ने दिखा दिया कि हमने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। उसके बाद उस फाइल को ही क्लोज करने के लिए कि वो लोग बयान कल ना दे दे कि हम उसमें से कसूरवार नहीं थे। हमने एक सीरियल देखा था रुका हुआ फैसला। उस फैसले में ये होता है कि वकील साहब निर्णय लेते हैं, एक बहुत नामी ग्रामी वकील बहस करता है और जज साहब उसको सजा सुना देते हैं। हमारे जैसे एक वकील ने बोला कि भाई इस पे बहस तो हुई नहीं, इस केस को प्रूफ ही नहीं कर पाया और उसको सजा सुना दिया। उस पे बहस हो, जब तर्क वितर्क निकलने लग गया तब पता लगा कि यह खूनी वाकई में नहीं है। तो आज केस में कानून में ना तो जज और ना वकील और ना पुलिस पहले जांच करती थी सारी, आज तो फाइल को क्लोज कर दिया 15 दिन के अंदर अंदर। कुछ 4 आदमी एनकाउंटर हो गया, पुलिस को बधाई दे रहे हैं। क्यों बधाई दे रहे हैं? मान लेते हैं हम लोग वो दोषी था, लेकिन उससे और उसने कितने क्राइम किए, उससे किसने क्राइम कराया गया, जो मुख्य अपराधी है उसको बचाने का तरीका है एनकाउंटर, ताकि वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी के मतलब जो है भारत रत्न की मांग आपकी लगातार रही है, अभी भी रहेगी। जब तक भारत रत्न नहीं मिल जाता है तब तक सुभाष बिहारी का सांस चलेगा। भारत रत्न मांगते रहेंगे, अपने नेता को भारत रत्न दिलाते रहेंगे। आज दोनों ही पार्टी के किसी भी नेता में, हजारों नेतृत्व करने वाले नेता हैं, किसी ने इस मांग को कहने की हिम्मत नहीं की। मंत्री जी के पैसे से, नेता के पैसे से होर्डिंग बनवा दिए जाते हैं और वह फोटो दिखा दिए जाते हैं कि हमारे पास ये नेता है। आज खाली दुकान में जैसे डब्बे सजा दिए जाते हैं, ऐसे ही राजनीति में भी कुछ लोग कर रहे हैं। गहरे गहरे को उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष बना करके डब्बे सजा दिए गए कि हमारे पास नेता है, जिनके पास उस डब्बे में कुछ है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। जय भीम, जय सुभाष बिहारी जी को लगातार आपने सुना है। लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान जी के मुख्य मतलब एक तरीके से कहने भक्त हैं, आदर्श मानते रहे जीवन भर और काफी निखरे हुए नेता।